नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। विदेशों में घूमना फिरना, बच्चों को पढ़ाना लोगों का सपना होता है, लेकिन अगर लोग अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए विदेशों में बसने लग जाएं, तो खासतौर से वो लोग जो देश के अमीरों में आते हैं, तो फिलहाल हमारे देश में यही हो रहा है। देश के अरबपति देश की नागरिकता छोड़ विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों अमीरों को भा रही है विदेशी जमीन? इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए ये रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। भारत के अमीर लोगों को अपना देश रास नहीं आ रहा है, इसलिए लोग विदेशों में बसने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे मुल्कों में बसने के लिए माइग्रेशन इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेने वाले भारतीयों की संख्या में 54% का इजाफा हुआ है। यानी ये हाई इनकम ग्रुप वाले भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में बसने के लिए दूसरे देशों में भारी निवेश करते हैं ताकि वहां की नागरिकता हासिल करने में आसानी हो। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 6 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से 40% अमेरिका में जाकर बसे हैं। भारत की नागरिकता छोड़ने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो माल्टा, साइप्रस, पुर्तगाल जैसे देशों की नागरिकता के लिए गोल्डन वीजा हासिल करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 साल में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इन्वेस्टमेंट 2019 में हुआ। 2019 में 1,44,017 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी, जबकि 2020 में सबसे कम 85,248 लोग देश छोड़कर चले गए। इसकी एक वजह कोरोना महामारी को भी माना जा सकता है, लेकिन 2021 में जैसे ही ट्रैवल रूल्स में ढील मिली, लोगों ने देश छोड़ने में देर नहीं लगाई। सितंबर 2021 तक ही 1,11,000 से ज्यादा लोग दूसरे मुल्कों का रुख कर चुके थे। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के आंकड़ों की माने तो भारत के 2% करोड़पति विदेशों में बच चुके हैं। विदेशी नागरिकता लेने वाले करोड़पतियों में चीन सबसे आगे है। चीन के 16,000 रईस अपना देश छोड़कर विदेशों में बच चुके हैं। करोड़पतियों के देश छोड़ने की फहरिस्त में भारत का नंबर दूसरा है। भारत के 7,000 और रूस के 5,500 करोड़पति अपना वतन छोड़ दूसरे मुल्क के बाशिंदे बन चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले लोग EB-5 प्रोग्राम की वजह से अमेरिका जाने के लिए बेताब दिखते थे। बीते 5 साल में इस ट्रेंड में भी बदलाव आया है। लोग स्पेन, पुर्तगाल और माल्टा जैसे देशों में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि बिजनेस की बेहतरीन अवसर और कॉर्पोरेट ग्रोथ के बावजूद भारतीय करोड़पति दूसरे देशों में पैसा क्यों लगाना चाहते हैं, और ऐसा क्या है जो लोग माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे यूरोपीय देशों की ओर रुख कर रहे हैं। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा ही सीधा सा सवाल है, और वो ये है कि आखिर विदेशों में बसने की वजह क्या है? दुनिया का बड़ा बाजार होने के बावजूद भी करोड़पतियों को जो है, क्यों हमारा देश रास नहीं आ रहा है? क्यों वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं? नागरिकों का पलायन रोकने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रिजवान साजन, चेयरमैन दानुपे ग्रुप हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर पिरानी, फाउंडर इंपीरियल कंसल्टेंसी, और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हर्ष, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी जो हमने दिखाई है, ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन जो कि लगभग 2019 से शुरू हुआ है और उसके बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे अहम वजह और ज़मीनी हकीकत आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि आप बहुत सारे HNIs का पैसा संभालते भी हैं, इसीलिए आपसे पूछना बनता भी है, क्योंकि आखिर किस तरह की सरजमीन, किस तरह की सर्विसेज, किस तरह के एवेन्यूज की तलाश होती है जब हम इस तरह के माइग्रेशन की बात करते हैं? तो कविता, ये बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो अल्ट्रा HNI इंडिविजुअल्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, उनकी इच्छा सिर्फ ये रहती है कि वो एक ऐसी कंट्री में जाएं जहां उनकी लाइफस्टाइल की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल हो। तो हमने जो माइग्रेशन की जो कंट्रीज देखी हैं, वो तो आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड माइग्रेशन है, कई कंट्रीज में टैलेंट ओरिएंटेड माइग्रेशन होते हैं, लेकिन एसेंशियली अगर हम देखें तो उनका जो बेस रिक्वायरमेंट होता है वो वन ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो तो है ही कि आप एक अलग कंट्री में डाइवर्सिफाई करके अपने वेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो बच्चों की फ्यूचर होती है, एसेंशियली एजुकेशनल फैसिलिटीज की बातें होती हैं, सिटी में जो लाइफस्टाइल की बात होती है। अगर आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो वहां जो लाइफस्टाइल है वो एक डेफिनेटली एक डिफरेंट लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस होता है जो एचएनआईज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड माइग्रेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें जिस कंट्री ने जिस तरह की आपके चलिए हर्ष, शायद आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो इशू यहाँ पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समीर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, ओवरऑल माइग्रेशन, देखिए एक बेहतर लाइफस्टाइल तो एक बहुत अहम वजह है ही, और अगर आप एचएनआई कैटेगरी के शख्स हैं, उस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, तो बाहर एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी बेहतर माना भी जाता है। लेकिन अगर क्लियरली मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन के लिहाज से समझना चाहूँ तो कैसे बाहर के बाजार आपको ज़्यादा सुविधाएं देते हैं और भारत में क्या कमी है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया में लोगों के पास पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम जो उनको जो फेस हो रही है कि उनकी इनकम ज्यादा है, सामने वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनको उनका रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। ये एक रीजन है जिससे काफी वेल सेटल्ड लोगों को भी जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फैमिली और फ्रेंड्स में उनको उनका वेल्थ का जो करना है कि लाइक ओके मेरे पास इतने पैसे हैं, जो सेटल होना है इंडिया के बाहर, तो जनरली वो भी एक रीजन होता है। कुछ लोग पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, करप्शन है, उस चीजों से बच के जाना चाहते हैं। इंडिया में हमने देखा है काफी ऐसे लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स बोलो या एजुकेशन सेक्टर्स बोलो, वहां पे हर जगह एक एक उनका यूनिट्स है कि चलो कोटाज, आई विल गिव अ स्पेसिफिक वर्ड कोटा, तो जहां पे ग्रोथ नहीं मिलती है लोगों को, ये सारी चीजें बाहर के देशों में नहीं है। इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाके उनको उनका ग्रोथ दिखता है, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो कि उनके फैमिली का ग्रोथ वहां पे दिखता है। उनको उनका बुढ़ापे का जो एक है कि सिक्योरिटी वो वहां पे उनको बाहर मिलती है, यहाँ पे दे डोंट गेट इट। दे आर वरीड अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज एज वेल, तो काफी लोग पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से भी यहाँ से भागना चाहते हैं। ठीक है हर्ष, थोड़ा सा उन बाज़ारों पे फोकस करते हैं जहां पर एचएनआईज फोकस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा विस्तार से इन बाज़ार के बारे में हमको बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय जो बाहर बसे हैं उनमें साफ तौर से यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, साइप्रस, माल्टा, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर उनका रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है बसने के लिहाज से। अब बेहतर लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो डेवलप मार्केट्स हैं चूँकि इनमें से कुछ देश जहाँ पे आपको बेहतर लाइफस्टाइल मिलेगी, कुछ मेरे ख्याल से आपको भारत में बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन के लिहाज से ये जगह हमको बताएं कि कितनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है और क्यों एचएनआईज को पसंद आ रही है हर्ष? सुमन, कविता, अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस की, तो इसमें अगर आप जो हर कंट्री की आप अगर देखेंगे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो एक होती है कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, तो वो एक पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस कंट्री में कम से कम होगा, ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर दैट। दूसरा होता है कि आपको हर देश में कितने दिनों तक रहना है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेइंग। तो आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोर्चुगल की ले रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको साल में कितना दिन आपको उस कंट्री में बिताना है। थर्ड एलिमेंट आपको देखना होगा कि आपकी ये परमानेंट रेसिडेंसी में आपका ये सिटीजनशिप पे कब कितनी टाइम बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, हो सकता है 5 साल या 7 साल बाद। और फिर बाद में अगर हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज, अगर आप जो रियल एस्टेट आपका एक एसेट बन जाता है वहां पे, और फिर वहां पे एग्जिट वगैरह देखना होगा आपको। दूसरा होता है कि आप अगर एक वेंचर कैपिटल फंड की जगह पे वीसी फंड की तरह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो जो टैक्स फ्रेंडलीनेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक होगा, और उसमें आपको देखना होगा कि एग्जिट ऑप्शन या उसकी कंप्लायंस पॉइंट्स कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो प्राइमरी रीजन अगर कोई चीज का है, तो प्राइमरी रीजन यही है कि लाइफस्टाइल एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो आप उनको वही एक प्राइमरी मोटिव होता है जब ये मूव करने की सोचते हैं। एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी से ही माना जाता है।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रिजवान साजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन हो रही है, क्यों HNIs को जो है विदेशी सरजमीन ज़्यादा पसंद आ रही है बसने के लिए। पिछले एक साल में तो हमने ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। रिजवान जी, मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पर अगर मैं ख़ास तौर से फोकस करना चाहूँ, ठीक है, बेहतर लाइफस्टाइल की बात हो गई, हर्ष ने बताया, हमको समझाया कि यहाँ पर बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं और एक बार आप HNI बन जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बेहतर जीवन शैली की ओर अपना कदम बढ़ाएं। एंड व्हाई नॉट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से ये जगह कितनी फ्रेंडली है रिजवान जी? आई मीन दुबई, एंड आई थिंक दुबई इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री। यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिकॉज काफी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे हर्ष ने बताया कि इन्वेस्टमेंट कितना, विच इज द वैल्यू which people would look for it, and in Dubai you can start investing as low as 1 crore rupiah. 1 crore rupees is nothing you can get, but in Dubai you can get an apartment for 1 crore rupees, a studio apartment. So that makes it very, very attractive for any investor who wants to come and make a base in Dubai. Or between Dubai and India the distance is only 3.5 hours by flight. It's as good as going from north to south. So uski and visas are very easily available. There is no language problem, language barrier नहीं है यहाँ पे, खाने का प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सीज इजीली अवेलेबल है। तो जो भी इंडिया से यहाँ पे आता है उसके लिए तो बहुत ही मजा आती है बिकॉज उनको एक लाइफस्टाइल ऐसी मिल जाती है कि जो इंडिया में है बट यहाँ पे थोड़ी सिविलाइज लाइफस्टाइल है। And I have seen so many people coming and investing over here, so many Bollywood stars coming and making their home over here. If they don't want to make a home, even they want to just have some investment over here. We have some Bollywood fraternity who are investing in our properties. तो मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और दुबई भी काफी वेलकम कर रहा है इन लोगों को जो भी यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज उनको गोल्डन वीजा दिए जा रहे हैं काफी लोगों को जिनके पास कुछ अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने बना के रखी है इंडिया में। और उसके अलावा गोल्डन वीजा नहीं भी मिलता है तो 3 साल का वीजा मिलता है, इन्वेस्टर वीजा। सो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर एनी इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया टू कम एंड इन्वेस्ट ओवर हियर। इसलिए मैं समझता हूँ और ये होता भी है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन दुबई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंडिया में होना चाहिए, थोड़ा यूके में होना चाहिए, थोड़ा कनाडा में होना चाहिए। आई डोंट कीप ऑल माय मनी इन वन बास्केट। तो द सेम वे आई आल्सो डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो। उसी तरह इंडियंस को भी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, हमारा बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाता है। और जिस तरह से दुबई का ग्रोथ हो रहा है हमारे यहाँ पे, अनबिलीवेबल ग्रोथ हो रहा है। आपने देखा होगा जिसने भी दुबई में आए हुए हैं, दुबई रॉकिंग है। दुबई आफ्टर कोविड तो उन्होंने अनबिलीवेबल ग्रोथ किया है। तो this one of the main reason I would feel कि a lot of investors are flocking to Dubai and trying to put their money in Dubai. ऑलराइट, समीर, इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर केवल HNIs की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक जायंट्स देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं जो कि विदेश में जाना चाहते हैं, ऑल्टरनेट रेसिडेंस को अपनाना चाहते हैं और बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जो आपको स्ट्रक्चर्ड रेसिडेंसी प्रोग्राम्स ऑफर भी करती हैं। ये कौन कौन सी जगह है? पुर्तगाल, माल्टा जो लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर है, क्या वजह है इसके पीछे? बेसिकली मैं जो टारगेट करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री में मैं जो डील करता हूँ जहाँ पे पॉइंट सिस्टम जो दिया गया है तो वहाँ पे जनरली स्किल कैंडिडेट को वो लोग इनवाइट कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपका ऑक्यूपेशन अच्छा है, सो हाईली डिमांडेड ऑक्यूपेशन वालों को दे आर इनवाइटिंग। एज फार एज अगर हम यूरोप का देख ले तो यूरोप में दे हैव अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो जनरली जो लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड उस तरफ जो सेटल नहीं हो पा रहा है बिकॉज लैक ऑफ पॉइंट्स और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन और उनके पास अच्छे पैसे हैं फॉर फाइनेंस, फॉर फंडिंग देम, वो लोग माल्टा, पोर्चुगीज वहां पे इन्वेस्ट करके दे आर टेकिंग देयर माइग्रेशंस। लॉट ऑफ पीपल जो एडुकेटेड है, जिनके पास पैसा नहीं है बट दे हैव स्किल्स, दे हैव कम्युनिकेशन, सो वो लोग जो है वो पॉइंट सिस्टम में जाते हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट दे कैन सेटल देयर। 90% लोग वहां पे उस तरफ जा रहे हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम हु इन्वेस्ट इन कैनेडियन एंड यूएस में जो EPP5 वीजा है उसमें कुछ लोग इन्वेस्ट करके दे आर सेटलिंग देयर। अदरवाइज आपका अगर स्किल्स है, एडुकेशन है, यू हैव अ गुड वर्क एक्सपीरियंस, सो कंट्री विल ऑलवेज वेलकम यू एंड दे विल गिव यू द सेटलमेंट ऑप्शन। बिल्कुल, 3 जगह है हर्ष, पुर्तगाल, माल्टा और ग्रीस। यहाँ पे जिस तरह के प्रोग्राम्स और वीज़ा प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं इनके बारे में हमको बताएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है और HNI फ्रेंडली है।
यस, सो अगर हम स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं तो पोर्चुगल ऑफ कोर्स उनका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका यूरो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,280,000 यूरोज है। और जो विजिट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करीबन 7 to 14 डेज इन अ ईयर है कि भाई आपको सालाना इतने दिन वहां बिताने हैं, और आप उसे ऑब्वियसली आगे जाते हुए इन अबाउट 5 years आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिटीजनशिप में भी, परमानेंट रेसिडेंसी को आप सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माल्टा में रिक्वायरमेंट्स वुड बी मिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अबाउट आई थिंक 175,000 यूरोज होगा। And obviously, I mean, it is, again, you can also convert that into your permanent residency. जो यूएस का EB-5 है, that was introduced, if I'm not mistaken, in the year 2009, और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी करीबन $800,000 है। एंड ऑब्वियसली यूएस पहले जो मान लीजिए कि अपने आप में एक अकेला था, या अर्ली वंस थे जो यूएस के सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड चाहते थे, लेकिन अभी बिकॉज एज ईयर आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसके बेसिस पे जो यूरोप बेस्ड जो कंट्रीज आ रही हैं, जो कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दीज आर दी ऑप्शंस जो आप कंसिडर कर सकते हैं। कई कंट्रीज में ये भी होता है कि जब आप रियल एस्टेट ले रहे हैं तो प्राइम लोकेशंस पे नहीं, आप लो डेंसिटी एरियाज की लेते हैं, विद अ सिंपल रीजन कि आपको अगर प्राइम प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वहां पे कंट्रीज नहीं चाहती कि वहीं पे और ज्यादा आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, वो ऐसी जगह पे आपको ऑफर करती हैं जहाँ पे लो डेंसिटी और लो पॉपुलेशन बसता हो। सो एक कंपेरेबल, अगर कोई शिफ्ट या मूव करने की कोशिश देख भी रहा है तो आई एम श्योर कि एक कंपैरिजन किया जाएगा और करना ही बनता है कि आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शंस क्या है। सो दीज आर ब्रॉडली दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन अगर कोई भी जाना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो उस समय अपने बेसिस पे एक पूरा कंपैरिजन करके ही डिसाइड करें। तो ऐसे में ये सब जानकर रिजवान जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन वीज़ा आपके पास होना अब एक आम बात बनने वाली है, या वो सपना दूर नहीं जब हर किसी के पास या बहुत सारे लोगों के पास हम गोल्डन वीज़ा देखेंगे? कितना फायदेमंद है ये वीज़ा? इस वीजा काफी फायदेमंद है बिकॉज 10-year वीजा, एंड देन इफ यू हैव दिस गोल्डन वीजा अगर आपके पास होता है तो आप काफी वीजा जो गोल्डन वीजा का एक मेजर फायदा है कि काफी कंट्रीज के अंदर वीजा आपको यू विल नॉट रिक्वायर इफ यू आर हैविंग ए गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। So this is one of the major फायदा, and of course you can come to UAE whenever you want without any visa requirement. एक फ्लाइट पकड़ के आना है, there are hundreds of flights today coming from India to UAE on a daily basis. तो गोल्डन वीजा इज अ मस्ट, बट गोल्डन वीजा नहीं भी होता है तो जैसे मैंने बताया आपको एक 3 साल का वीजा मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टर वीजा यहाँ पे एक अमाउंट डालते हो 2 CR के आसपास, तो आपको एक 3 साल का वीजा मिल जाता है जिससे भी आप आना जाना कर सकते हो। तो आई मीन आई अंडरस्टैंड वो जो हर्ष ने शिकार दिखाया है कि यहाँ पे जो माल्टा या ग्रीक एंड ऑल दैट इज फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट समबडी वांट्स टू कीप हिज बेस इन इंडिया एंड आल्सो इन दुबई, तो उसके लिए आई वुड डेफिनेटली कंसिडर दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट्स वेरी नियर टू इट। एंड यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ पे दुबई का कल्चर और इज एज गुड एज द कल्चर ऑफ इंडिया। आई मीन यू विल नेवर फील दैट यू आर आउट ऑफ इंडिया व्हेन यू आर इन दुबई। बिल्कुल समीर, कहीं ना कहीं एक दूसरा घर हो जाएगा अगर आप किसी और देश में जाकर बसते हैं। भारत में जिस तरह से आप रियल एस्टेट खरीदते थे या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी खड़ी करते थे, बाहर जाना HNI के लिहाज से आपके पास पैसे तो हैं, आपके पास तमाम इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ भी है, लेकिन कितना मुश्किल, कितना आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं लीगैलिटीज़ होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, कुछ दांव पेच होते हैं कानूनी जो आपको समझने होते हैं। अगर किसी को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसानी है या एक ऑल्टरनेट रेसिडेंस ढूंढना भी है तो किन किन बातों को ध्यान में रखें? क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेजेस का फर्स्ट लैंग्वेज क्या यूज होता है, सेकंड लैंग्वेज क्या यूज होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी उस कंट्री के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे अगर आपको जर्मनी सेटल होना है तो यू शुड नो जर्मन, फ्रेंच में जाना है तो आपको यू शुड नो फ्रेंच। सो उस तरह से कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हो, इफ इट इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, नो नीड टू वरी एट ऑल, बट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, यस, यू हैव टू नो देयर मेन लैंग्वेज, अदरवाइज आप सब जगह पे लैग करोगे। कम्युनिकेशंस के बाद आ जाता है कि आप में क्या स्किल्स है, आपको क्या करना है वहां पे, आपको बिजनेस करना है, आपको सर्विस करना है। अगर आपको जो बिजनेस करना है तो आपको किस चीज में बिजनेस करना है, कितना रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे, वो आपको पूरा
पूरा स्टडी करना है, देन ओनली यू कैन गो एंड स्टार्ट सम वेंचर इन अदर कंट्री. माइग्रेशन वी फील इट इज नॉट दैट इजी दैट यस यू आर करेक्ट कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना है. तो यू आर लर्निंग फ्रॉम ABCD ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे आपको जहां पे रहना है तो वहां की सेफ्टी क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू, यू हैव टू माइग्रेट. बिल्कुल हर्ष, लेकिन अब मुझे बताएं कि यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन, कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर किसी के पास ऑल्टरनेट रेसिडेंस का कोई नया ठिकाना मिल जाता है तो? सुहेल, अगर आप अपनी इंडिया की रेसिडेंसी गिव अप कर रहे हैं और आप कोई फॉरेन कोई दूसरी कंट्री में जाके आप रेसिडेंसी ले रहे हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली आपके जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं वो आपको इंडिया में भी, क्योंकि आपके एसेट्स इंडिया में भी रहेंगे, तो आपको जो इंडिया की टैक्स रिक्वायरमेंट्स है, टैक्स कंप्लायंसेस है, वो पूरी करनी होगी. तो आपके जो रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे, आप पॉसिबली एज NRI फाइल कर रहे हैं या OCI फाइल कर रहे हैं, तो आपको वो रिटर्न जो भी फाइल करने हैं वो टैक्स कंप्लायंसेस पूरे करने हैं. जो डिक्लेरेशंस ऑफ फॉरेन एसेट्स हैं, जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां पे आपको उसके सारी डिक्लेरेशंस देनी है. तो एक स्पेसिफाइड टैक्स कंसल्टेंसी, आपको एक कंसल्टेंट को रखना होगा हु इज स्पेशलाइजिंग इनटू दिस फील्ड ऑफ क्रॉस बॉर्डर आपके एसेट्स हैं. तो वो सारे जो आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करेंगे. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली आज के टाइम में जहां सरकार बहुत इंटरेस्ट लेती है, बहुत एम्फेसिस है ऑन फॉरेन एसेट्स दैट आर ओन्ड एंड इन्वेस्टेड एंड ओन्ड. सो एक प्रोफेशनल अगर आप सोच भी रहे करने का, तो टैक्स एंगल से नॉट ओनली इन इंडिया बट द कंट्री जहां पे आप जाके रिसाइड करने वाले हैं, इन दोनों डेस्टिनेशंस की जो टैक्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले भी स्टडी करें. और करने के बाद अगर आप रेसिडेंसी लेते भी हैं, गोल्डन वीजा लेते हैं, तो उसके बाद जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं उसको बहुत ही प्रायोरिटी पे फुलफिल करिएगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कॉम्प्लिकेशंस देयर. लेकिन हर्ष, मान लेते हैं कि आज के सिनेरियो में कोई कहीं बाहर बसना चाहता है. वर्ल्ड इकोनॉमी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उभर रही है महामारी से और किस तरह से महंगाई सब जगह चरम सीमा पर पहुंची हुई है. इस वक्त मौजूदा समय में कोई अगर बाहर किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? किन किन, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. महंगाई हो गई, हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन हो गई, आपकी बदलती लाइफस्टाइल, महंगी होती हुई लाइफस्टाइल हो गई. मेरे ख्याल से एक चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी होगा. जहां पर आप जहां मूव होना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, वहां की फिलहाल इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करना होगा और आपका कारोबार, आपकी नौकरी, जो भी कुछ है उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा. कविता, बहुत हद तक आपने जो सारी चीजों को गिनाया है ये बहुत ही मिडिल क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, आप अगर और भी कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, वो एसेंशियली एक मिडिल क्लास प्रॉब्लम है. अगर हम अल्ट्रा HNI कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनको उनकी लाइफस्टाइल इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि उन्हें इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है उसे डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल जो माइग्रेट करने की या जो परमानेंट रेसिडेंट, जो गोल्डन वीजा लेने की बातें करते हैं, उनको रिटेल लेवल की जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स है वो इतनी जरूरी नहीं है. वहां पे हम जो बात कर रहे हैं, जो पर्पस है वहां जाने का, आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर आप इकोनॉमी ऑफ द कंट्री भी देखें जहां पे आपको बिजनेस करना है, यस बहुत हद तक लागू होता है. अगर आप वैसे कुछ माइग्रेट करेंगे, आप बिजनेस भी वहां शुरू करना चाह रहे हैं और अगर आप वहां पे मान लीजिए कोई जॉब करना चाह रहे हैं, करियर बेस्ड कुछ अपॉर्चुनिटीज है, तो वो एक अलग इशू हो गया. लेकिन आप इंडिया में अपना बिजनेस कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं. पूरा सेटअप आपका इंडिया में हो सकता है और आप बाहर जाते हैं. एसेंशियली एज आई सेड, इट कुड बी रिटायरमेंट होम फॉर ऑल यू नो, इट कुड बी अ सेकंड होम फॉर दैट मैटर, जो बाहर जाके जो गोल्डन वीजा दूसरी कंट्रीज का लेते हैं. तो यस, जो पहलू आपने बताया कि आपको इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जहां आप जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां जाके हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. बट एंड एज मच एज आई मस्ट से कि जो महामारी की हम बात की, जो कोविड की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जितना अच्छा इंडिया ने कोविड को हैंडल किया था, उतनी मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई और कंट्री ने हैंडल कर पाए हैं. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवरसीज आपको शायद ज्यादा अच्छा बेटर मिले कंसिडरिंग द पॉपुलेशन एंड द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर हम इसे ये पूरी एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करें, तो ज्यादातर लोग जो बाहर जा रहे हैं वो एसेंशियली डाइवर्सिफिकेशन, एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशनल, और वो जो सिनेरियो की जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर्पज से ज्यादा वहां पे मूव कर रहे हैं.
rather than looking at inflation and economic situation. चलिए, तो कुल मिला के अभी तक तो हमने बात की है HNIs की और जिस तरह से वो विदेशों में बसना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन की खबरें हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं एक ऐसा दिन भी आए जहाँ पर हर आम आदमी दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से जा सके और वर्ल्ड विल बी आवर होम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए और कंज्यूमर्स किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।